हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। तो स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस सेशन में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि फ्यूचर ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग। एथेनॉल ब्लेंडिंग यानी पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाकर यूज़ करने में इसका भविष्य क्या है। तो जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा है, तो थंबनेल पढ़ने से ज़्यादा तो आप जान पाएंगे नहीं, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज एथेनॉल? तो एथेनॉल यह एक जैविक ईंधन है जिसे गन्ना, मक्का, चावल, जौ आदि जैसे फसलों से बनाया जाता है। जिस जैसे आप सब इस पिक में देख देख रहे होंगे, ये जो मैंने आपके सामने जो चार्ट लगाया है, इसमें आप देख रहे होंगे कि जो क्रॉप है, अब इसमें क्रॉप में सिर्फ गन्ना दिखाया गया है। ये जो क्रॉप है, इसको फर्मेंटेट करके, यानी इसका जो जूस निकलता है, इसका जो रस निकलता है, उसको फर्मेंटेट करके एथेनॉल बनाया जाएगा और उसको प्योरीफाई किया जाएगा, यानी उसको प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करने के बाद एथेनॉल बनेगा। और एथेनॉल बनने के बाद ये फ्यूल स्टेशन जाएगा और फ्यूल स्टेशन से ये ब्लेंडिंग होगा, यानी पेट्रोल और एथेनॉल का मिश्रण बनेगा और उसके बाद फ्यूल बने टैंकर फ्यूल में जाएगा और वहाँ से फ्यूल स्टेशन में जाएगा। तो ये जो है एथेनॉल का प्रोसेस हुआ कि ये पहले क्रॉप से फर्मेंटेट होगा, क्रॉप का जो जूस होगा, और उसके बाद से इसको प्यूरिफाई किया जाएगा, यानी प्रोसेस किया जाएगा। उसके बाद से ये एथेनॉल निकलेगा उससे, और एथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स किया जाएगा और पेट्रोल में मिक्सिंग के बाद फ्यूल टैंकर के थ्रू फ्यूल स्टेशन पहुंचाया जाएगा। तो फ्यूल स्टेशन पहुंचाने के बाद ये हमारी गाड़ियों में आराम से हम लोग खरीद कर भरवा सकते हैं। तो एथेनॉल मिश्रण, एथेनॉल ब्लेंडिंग, पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाना, जैसे कि 10% E10 यानी एथेनॉल E10, 20% यानी E20, और ये जो E20 है वो हमारे भारत का 2025 तक का टारगेट है कि हम लोग E20 यानी पेट्रोल में कम से कम 20% एथेनॉल की मात्रा अचीव कर ले, यानी पेट्रोल को वैसे उस तरीके से, उस तकनीक से प्रोसेस करें कि उसमें कम से कम 20% एथेनॉल को हम लोग मिक्स कर सकें। तो जिसके कारण हमारा जो फ्यूल इंपोर्ट है, जो हम लोग कच्चा तेल खरीदते हैं उसको प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल बनाते हैं, तो यानी हमारा पेट्रोल पे डिपेंडेंसी कम हो और हमारा जो एथेनॉल पे डिपेंडेंसी है वो ज़्यादा रहे। और चूंकि डिपेंडेंसी हमारा खुद के ऊपर रहेगा तो हम ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। किसी और के ऊपर हमारा डिपेंडेंसी हमारे लिए ही घातक होगा। तो इसका उद्देश्य तेल आयात कम करना, पर्यावरण को सुरक्षित रखना और किसानों को लाभ देना है। तो इसका क्या क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य तेल आयात कम करना, जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल, उसको कम करना, कच्चा तेल, उसको कम करना। पर्यावरण को सुरक्षित रखना, यानी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हानिकारक गैस कम निकले, CO2 कम बने, गाड़ियाँ जो पेट्रोल से चलती हैं वो आधा पेट्रोल यूज़ करें, 80% पेट्रोल यूज़ करें, 20% एथेनॉल यूज़ करें, यानी बायोफ्यूल यूज़ करें, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और किसानों को भी लाभ हो। तो हम आ जाते हैं हमारे तीसरे पेज पे, हिस्ट्री ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग। जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है वो हमारे भारत में कब से शुरू हुआ और कैसे कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, कि इसकी ज़रूरत कितनी होगी, क्या क्या इसमें तकनीकी अपनाए गए, क्या क्या तरीके अपनाए गए। तो
2001 में एथेनॉल मिश्रण की शुरुआत हुई। जो एथेनॉल मिश्रण की शुरुआत हुई वो 2001 में हुई। ये आपके करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चूँकि नितिन गडकरी साहब अभी बहुत ही चर्चा में हैं। उनके चूँकि बेटे हैं, उनकी कंपनी है एथेनॉल की, ठीक है। और नितिन गडकरी साहब एथेनॉल ब्लेंडिंग में, जबकि वो फ्यूल मिनिस्टर भी नहीं हैं, उसके बावजूद वो एथेनॉल पे इतना क्या बोलते हैं, इतना जोर दे रहे हैं। तो इसलिए अभी थोड़ा वो चर्चा में है। तो इसलिए आपके बिहार एसएससी, बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग के लिए आपके करंट अफेयर्स का पोर्शन बन सकता है ये, ठीक है। तो इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक, ज़्यादा डीप तो हम जाएंगे नहीं, हमको ज़्यादा डीप जाना ही नहीं है। हम लोगों को हॉरिजॉन्टली पढ़ना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली यानी उसके इर्द गिर्द पढ़ना है। ये जो टॉपिक है इसके इर्द गिर्द पढ़ना है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है कि डीपली हम ज़्यादा जाएं, ठीक है। ज़्यादा डीपली अपने को नहीं जाना है, बस इर्द गिर्द पढ़ना है हमको। तो 2003 में कुछ राज्यों में 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग की अनिवार्यता कराया गया, कि ऐसा रूल ही ला दिया गया कि आप सबको 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग करना है, यानी पेट्रोल में कम से कम 5% एथेनॉल मिलाना ही है 2003 में। 2009 में जैव ईंधन नीति लागू की गई। जैव ईंधन नीति, बायोफ्यूल एक्ट। बायोफ्यूल एक्ट के कारण तो इसका जो लक्ष्य था, कम से कम 10% एथेनॉल मिलाया जाए पेट्रोल में, इस एक्ट का। हालांकि इसका पालन अच्छे से हुआ नहीं। उसके बाद 2018 में नई राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति लागू की गई। और चूंकि 2009 के आसपास कांग्रेस की सरकार होगी, तो जो कांग्रेस की सरकार थी उसका एग्जीक्यूशन ही इतना खराब था कि कोई भी एक्ट को एग्जीक्यूट कराने में, जो कि देश के लिए फ़ायदेमंद हो, नागरिकों के लिए फ़ायदेमंद हो, बहुत ही पेचीदा था। एग्जीक्यूशन वहाँ पे हो ही नहीं पाता था। एक्ट बनने की तो बात ही अलग है। जीएसटी कहते हैं वो लोग कि जीएसटी वो लाए वो लाए, लेकिन जीएसटी वो बना चुके थे, ठीक है, एग्जीक्यूट कहाँ से कर पाए? एग्जीक्यूशन तो मोदी जी ने आके किया, बीजेपी ने आके किया। एग्जीक्यूशन तो भाजपा ने आकर किया, कांग्रेस ने तो कर ही नहीं पाई। तो इसीलिए पॉलिसीज बनाना या फिर कोई भी एक्ट बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये दोनों बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। एक्ट बन जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है, अराजकता का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए दोबारा 2018 में नई राष्ट्रीय जैव नीति लाई गई। ये जैव नीति फेल हो गई। 2009 वाली जो नीति थी ये फेल हो गई और इसको फिर 2018 में न्यू लाया गया, ठीक। अब 2021 में एथेनॉल ब्लेंडिंग रोड मैप लाया गया 2020-2025 तक का, यानी 5 सालों में एथेनॉल ब्लेंडिंग में क्या क्या हमको करना है उसका रोड मैप लाया गया, उसका तरीका लाया गया। तो अब जो 2025 है, 2025 में अब की टारगेट है 20% ब्लेंडिंग का, 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है अभी तक। तो ये जो टारगेट था ये फुलफिल्ड भी है और कुछ हद तक इम्प्लीमेंटेशन में सिर्फ यही नहीं होता है कि नहीं हम मिक्स कर लिए, इसको इम्प्लीमेंटेशन में ये भी होता है कि सभी गाड़ियों में डले, सभी गाड़ियाँ यूज़ हों, सभी गाड़ियों वाले इसको यूज़ करें, जो नागरिक हैं इसको परचेज़ करें, जो बायोफ्यूल है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में सिर्फ इतना ही काम नहीं होता कि नहीं हम मिक्स कर पा रहे हैं तो हमने टारगेट अचीव कर लिया। टारगेट अचीवमेंट से बदलाव नहीं हो जाते। तो अब आते हैं हमारे नितिन गडकरी जी की भूमिका पे।
जो हमारे नितिन गडकरी जी की भूमिका है, ये NHAI मिनिस्टर हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो एथेनॉल को वैकल्पिक ईंधन के रूप में जोर शोर से बढ़ावा दिया इन्होंने। एथेनॉल को एक वैकल्पिक रूप में जोर शोर से बढ़ावा दिया गया इनके द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा एथेनॉल को मिक्स किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लाया जाए। किसानों की आय बढ़ाने और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए नीतिगत बदलाव लाए गए, जो 2018 वाला न्यू पॉलिसी था, इनका बहुत बड़ा योगदान है उसमें। जो नई जैविक ईंधन नीति है, फॉसिल फ्यूल वाहनों और एथेनॉल पंपों को प्राथमिकता दी गई। यानी जो फॉसिल फ्यूल और एथेनॉल के ब्लेंडेड फ्यूल वाला जो पावर स्टेशन है, सॉरी जो फ्यूल स्टेशन है, वहाँ वो अगर डेवलप नहीं होंगे तो कहाँ से कोई जाकर अपना फ्यूल परचेज करेगा? कोई दुकान तो खोलेगा नहीं कि यहाँ पे हम बायोफ्यूल बेच रहे हैं। कोई ना कोई फ्यूल स्टेशन होगा, वहाँ पे पेट्रोल पंप होगा, वहाँ पर जाकर इसको भरा जाएगा। तो इसीलिए इसकी व्यवस्था करने में इनका सक्रिय योगदान है और आगे भी रहना चाहिए, नहीं तो ये सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो अब पेट्रोल लॉबी के विरोध के बावजूद E20 को समर्थन दिया गया। पेट्रोल लॉबी कौन है? तो पेट्रोल लॉबी वो है जो पेट्रोल को प्रोसेस करके बेचते हैं। अब चूंकि पेट्रोल लॉबी का अगर 20% अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर में 910 ml आते हैं, उसमें 20% यानी करीब 18 से 20 ml, सॉरी करीब 180 से 200 ml एथेनॉल ब्लेंडेड रहेगा, एथेनॉल का मात्रा रहेगा। तो यानी उसका इतना पेट्रोल तो कम लगा। अब इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा है, इंडियन सिटीजन्स को फ़ायदा है, लेकिन जो कंपनीज बना रही हैं, पेट्रोल ही जिनका बिजनेस ही पेट्रोल है, जिसका बिजनेस ही फ्यूल है, उसको तो फ़ायदा नहीं है। उसका तो 20% का सेल गिर गया। तो इसलिए उनके विरोध में, और जो कि जिसके पास पैसा है वो विरोधी भी ज़बरदस्त होगा, तो उनके विरोध के बावजूद इन्होंने लाया। अब जो हमारी अभी उत्पादन क्षमता थी 2019 से 2020 तक 423 करोड़ लीटर, 423 करोड़ लीटर, और अब जो हमारी उत्पादन क्षमता है 2023-2024 में 1380 करोड़ लीटर, यानी ये करीब 28% टू 29% बढ़ा है। 28% ग्रोथ, अप्रॉक्सीमेटली 28% की ग्रोथ आई है। अब सॉरी 280% की, 28% नहीं 280% की ग्रोथ आई है। यानी करीब करीब हम लोग समझ ले तो 300% की ग्रोथ आई है। ठीक है, 3 गुना हम लोग अचीवमेंट कर लिए इसको प्रोडक्शन के लिए। ठीक, अब आते हैं सरकारी प्रोत्साहन पे कि आखिर गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम्स लाई है इसको बढ़ावा देने के लिए। तो कीमत तय करना, गन्ना, धान, मक्का आदि के हिसाब से इथेनॉल की दरें, इथेनॉल का रेट तय करना, जीएसटी में छूट 18% से घटाकर 5% कर दिया गया। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स पे 12 और 18 से घटाकर 5% कर दिया गया। अगर आप सब ने मेरी जीएसटी की जो नई रिफॉर्म्स की वीडियो है नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखिए, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जीएसटी में छूट दिया गया, फसल विविधीकरण,
गन्ना के अलावा मक्का, ज्वार, बाजरा आदि को भी शामिल किया गया। यानी सिर्फ गन्ने से नहीं निकलेगा एथेनॉल, मक्का से भी निकल सकता है, ज्वार से भी बनाया जा सकता है, बाजरा से भी बनाया जा सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हम लोगों को डेवलप करनी पड़ेंगी और डेवलप हो चुकी हैं। ज़्यादा अभी विस्तृत स्तर पर नहीं है, लेकिन डेवलप्ड हो चुकी हैं। बुनियादी ढांचा जो डेवलप करना था, तो अभी हमारे पास 400 प्लस एथेनॉल पंप है। पेट्रोल पंपों पर E20 की सुविधा है। यानी जो पेट्रोल पंप्स हैं उन पे एक पंप कुछ ऐसा ही है जो E20 सप्लाई करता है, यानी एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल भी देता है। और करीब 400 प्लस एथेनॉल पंप है जहाँ पर सिर्फ एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ही मिलता है। तो ये धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा तभी, चूँकि नहीं तो हम लोग सक्सेस हो ही नहीं पाएंगे एथेनॉल ब्लेंडिंग में। तो अब आते हैं बेनिफिट्स ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग कि बेनिफिट्स क्या है। तो पहला बेनिफिट है पर्यावरण लाभ। पर्यावरण लाभ यानी हमारा एनवायरमेंटल बेनिफिट है। कार्बन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 30% से 50% की कमी आएगी। यानी जो हमारी गाड़ियाँ पेट्रोल फूंकने के बाद जो धुआं देती हैं उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है और ज़्यादा हवा में ज़्यादा प्रवाहित होता है। तो उससे हमको राहत मिलेगी। कम पेट्रोल यूज़ होगा तो कम CO2 निकलेगा, ज़्यादा बायोफ्यूल यूज़ होगा। अब हरित गृह गैसों में यानी ग्रीन हाउस गैसेस में 50% तक की गिरावट आएगी। ठीक, ग्रीन हाउस गैसेस में बहुत ही हानिकारक गैसेस होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। आर्थिक लाभ, सबसे मेन लाभ तो यही है, आर्थिक लाभ हम लोगों की 4 से 5 बिलियन डॉलर का तेल आयात बचत। 4 से 5 बिलियन डॉलर, यानी अगर हम लोग 80 रुपये का $1 माने तो 4 से 5 बिलियन, अगर 5 बिलियन पकड़ें तो करीब 40,000 करोड़ का तेल का आयात बचेगा। और करीब करीब 1 लाख करोड़ से अधिक की विदेशी मुद्रा यानी हमारा डॉलर, विदेशी मुद्रा का बचत होगा। हमको हमारे डॉलर रिजर्व्स में से ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। करीब 1 लाख करोड़ का विदेशी मुद्रा भंडार हमारा सुरक्षित रहेगा। सामाजिक लाभ, अब आते हैं सामाजिक लाभ में। तो किसानों की आय में वृद्धि होगी, चूँकि उनके प्रोडक्ट्स फेंके नहीं जाएंगे। अगर मार्केट में उस प्रोडक्ट का रेट गिरा है तो वो एथेनॉल कंपनी भी खरीद लेगी। अच्छे रेट मिलेंगे तो किसानों को लाभ होगा, इकोनॉमी को बूस्ट होगा और अतिरिक्त कृषि उपज का उपयोग होगा। जो एक्स्ट्रा हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बच जाएगा उसका उपयोग होगा। ज़्यादा सप्लाई के कारण हमारे यहाँ किसी चीज़ का दाम क्यों गिरता है? 2 रुपये गोभी, 2 रुपये आलू, ये सस्ते सामान क्यों हो जाते हैं? ज़्यादा सप्लाई के कारण। ज़्यादा सप्लाई होगी और डिमांड कम है तो भाव अपने आप गिरेंगे। तो इसीलिए जो अतिरिक्त प्रोडक्शन होगा, सप्लाई ही उतनी होगी जितनी डिमांड होगी, और जो अतिरिक्त यानी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो एथेनॉल ब्लेंडिंग में चला जाएगा। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग से किसानों को भी फ़ायदा और हमारी जो सप्लाई है, जो सामान में यानी जो मंदी आती है, तेजी और मंदी कहते हैं, जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आता है, तो मंदी भी नहीं आएगी। अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती होगी। किसान कहाँ होते हैं? तो गांव में होते हैं, खेतों में होते हैं। तो उनकी जो अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उसमें सुदृढ़ता आएगी। अब मेजर चैलेंजेस, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, मेजर चैलेंजेस क्या है?
मेजर चैलेंजेस इसको अचीव करने में, इसको लागू करने में जो आते हैं, मेजर चैलेंजेस अभी तक आएंगे। वाहनों की समस्या, जो पुराने वाहन हैं, जो पुराने व्हीकल्स हैं, जो जिनकी इंजन कैपेसिटी अभी एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल यूज़ करने की नहीं है, अगर उनमें एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल डालें तो इंजन ख़राब हो जाएंगे, गाड़ियाँ बर्बाद हो जाएंगी और उससे बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान होगा, जिसके कारण बायोफ्यूल लोग परचेज ही नहीं करेंगे। तो इसके लिए अभी अगर गाड़ियाँ बने, बायोफ्यूल कंज्यूम करने लायक इंजन बने, तो ही ये आगे चलकर सक्सेसफुल हो पाएगा। इंजन पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरी जो चैलेंजेस है, खाद्य सुरक्षा की चिंता। अगर हमारे पास अतिरिक्त उपज हो ही ना, मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, ये सब उतना बने ही ना, उतना उपजे ही नहीं, जो हमारा ही डिमांड फुलफिल नहीं कर पाए, ऊपर से किसान इसको अच्छे रेट पाने के लिए कंपनीज को बेच दें, एथेनॉल ब्लेंडिंग करने वाली कंपनीज को बेच दें, सारा अनाज उधर ही चला जाए, तो हमारे यहाँ खाद्य संकट आ जाएगा, यानी भुखमरी आ जाएगी। जल संकट, यानी उन सब को उपजाने के लिए, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने के लिए एक्स्ट्रा पानी चाहिए। और पानी ठीक है, समुद्री पानी है, लेकिन समुद्री पानी से खेती नहीं हो सकती, समुद्री पानी से खेती हो ही नहीं सकती। और हो भी जाए तो वो समुद्री पानी को जल थल पे लाने के लिए बहुत बहुत सारी पाइपलाइंस बिछानी पड़ेंगी। तो पानी का तो खतरा है ही। जब तक ये सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं नहीं आ जाती इस चीज़ को करने के लिए, तब तक तो ये सभी चीज़ें खतराएं हैं। ये पानी की समस्या हो गई, ये हो गई आपकी पानी की समस्या, ये हो गई आपकी व्हीकल की प्रॉब्लम, और खाद्य सुरक्षा है ही। प्रचार व अफवाहें, इसमें अब ये सभी संकट आएंगे तो अलग अलग अफवाह भी आएंगी, सोशल मीडिया पे फैलेंगी, जिससे अराजकता भी आ सकती है, जैसे कि हमारे यहाँ अभी नेपाल में आई है। नेपाल में जो सरकार गिर गई, इसी कारण से गिरी, सोशल मीडिया के प्रभाव से। तो अब जो निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन क्या है इसके स्टडी का, इस सेशन का, तो एथेनॉल मिश्रण नीति ऊर्जा आत्मनिर्भरता, कृषि सुधार और हरित भविष्य की दिशा में बड़ा कदम है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है जो गवर्नमेंट हमारी ले चुकी है। नितिन गडकरी ने इस नीति को नीतिगत, सामाजिक और तकनीकी रूप से आगे बढ़ाया। इसका जो नेतृत्व करता है, इसमें नितिन गडकरी का योगदान भूल ही नहीं सकते हम लोग। हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन गैस से चलने वाली कार और इलेक्ट्रिक व्हीकल और बायोफ्यूल व्हीकल, बायोफ्यूल व्हीकल, बायोफ्यूल व्हीकल इसको आगे बढ़ाने में नितिन गडकरी जी का बहुत बड़ा योगदान है। जो इनके मिनिस्टर्स हैं वो इतना सक्रिय नहीं है जितना नितिन गडकरी सक्रिय हैं। तो आगे चलकर E20 के साथ साथ फॉसिल फ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसके कारण हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। लिथियम आयन बैटरीज हमारे यहाँ प्रोड्यूस होंगी, ग्रीन हाइड्रोजन गैसेस हमारे यहाँ प्रोड्यूस होंगी। ग्रीन हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकलती है? गोबर से निकलती है। गोबर से ग्रीन हाइड्रोजन गैस बनती है। उस गैस को बनाने वाले कौन होंगे? किसान होंगे, जो गौ पालन करते हैं, जो डेयरी चलाते हैं, वो होंगे। इससे हमारे गांव की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, गांव धीरे धीरे शहर में डेवलप होंगे और डेवलपमेंट इसी तरह आएगी। तो हमारी जो आत्मनिर्भरता है वो विदेशी देशों पे न होकर हमारे अपने ऊपर होगी, जिसके कारण हमारा विदेशी मुद्रा का लाभ होगा,
हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरेंगी, किसानों के पास पैसे आएंगे, इकोनॉमी को बूस्ट होगा, वही लोग परचेज करेंगे तो और इकोनॉमी घूमेगी और जीडीपी में ग्रोथ आएगा, जीडीपी में ग्रोथ आएगा तो हमारा देश सक्रिय होगा हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम सैन्य शक्ति में खर्च करेंगे, हम अपने टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने में खर्च करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करेंगे। तो ये जो है बेसिक चीज़ें हैं। अगर हम गाँव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, गाँव के लोगों के पास पैसे आए तो धीरे धीरे इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है। तो इतना हम लोग जान चुके। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपकी किसी नए टॉपिक पे हो सकती है या फिर किसी नए मार्केट रिसर्च पे हो सकती है। तो विश मी लक एंड विश यू गुड लक for your government exams, Bihar SSC exams, and thank you.